नमस्कार, मैं डॉक्टर क्षमा पांडे, महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली। आज के अध्ययन का प्रकरण है अनुवाद। इस पाठ के सीखने के अपेक्षित उद्देश्य इस प्रकार है। प्रस्तुत पाठ अनुवाद के अध्ययन के पश्चात विद्यार्थी अनुवाद का आशय समझ सकेंगे, अनुवाद लेखन प्रक्रिया का बोध कर सकेंगे, अनुवाद के विविध प्रकारों को सूचीबद्ध कर सकेंगे, अनुवाद के नियमों का बोध कर सकेंगे, भाषिक संपर्क हेतु अनुवाद की महत्ता का बोध कर सकेंगे। आज का विषय है अनुवाद। प्रारंभ करते हैं अनुवाद की पृष्ठभूमि से। वर्तमान वैश्विक परिप्रेक्ष्य में संवाद और संपर्क के लिए भाषा अवरोधक नहीं है। हम किसी भी भाषा भाषी से संपर्क स्थापित कर सकते हैं और उसके लिए आश्रय किसका लेते हैं? अनुवाद का। इसीलिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत अनुवाद का विशेष स्थान है। हमारे व्यावहारिक जीवन में भी अनेक ऐसे अवसर आते हैं जब हमें हिंदी, तमिल, बंगला, मराठी, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन आदि भाषा बोलने वाले व्यक्ति से संपर्क स्थापित करने की आवश्यकता होती है। तब हम क्या करते हैं? अनुवाद का सहारा लेते हैं। वास्तव में भाषा का जन्म व्यक्तियों में परस्पर संवाद स्थापित करने के आत्माभिव्यक्ति हेतु हुआ था, जबकि दो भिन्न भाषा बोलने वाले व्यक्तियों को परस्पर संप्रेषण हेतु अनुवाद का जन्म हुआ था। तो भाषा सिर्फ आत्माभिव्यक्ति के लिए, लेकिन जब हम भिन्न भाषा वालों से संपर्क स्थापित करते हैं तो ऐसी स्थिति में अनुवाद की आवश्यकता होती है। तो अनुवाद का जन्म इन्हीं परिस्थितियों में हुआ। इसलिए अनुवाद का संबंध दो भाषाओं के परस्पर बोध से है, जिसमें एक भाषा में अभिव्यक्ति भाव को मूल आशय के साथ संप्रेषित करने के लिए दूसरी भाषा में अभिव्यक्त किया जाता है। अनुवाद का सबसे सहज प्रयोग हम कहाँ देखते हैं? पर्यटन स्थल में, जहां अनुवाद के माध्यम से एक गाइड पर्यटन पर आए स्वदेशी या विदेशी लोगों के बीच संपर्क स्थापित करके उनको अपनी संस्कृति एवं स्थापत्य दोनों से परिचित करवाता है। अनुवाद की परंपरा भारत के साथ संपूर्ण विश्व में विभिन्न कार्यकलापों के संपादन हेतु प्राचीन काल से ही चली आ रही है। राजनीतिक आकांक्षाएं, व्यापारिक सहयोग, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक ज्ञान के पारस्परिक विनिमय हेतु अनुवाद की उपयोगिता सर्वकालिक एवं सर्वविदित है। धार्मिक और ललित साहित्य के क्षेत्र में अनुवाद का कार्य काफी समय से होता आ रहा है। आज हमें रामायण, महाभारत, बाइबल, बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं, धर्म ग्रंथ, इनके अलावा बहुत सारी साहित्यिक कृतियां भी हैं, जैसे रविन्द्रनाथ ठाकुर की, शरदचंद्र भारती की, शेक्सपियर की। इन सब की रचनाएं हमें किसी भी भाषा में अनुवादित रूप में मिल जाती हैं। लेकिन आज के वैश्विक समाज में इसके महत्व में और बढ़ोतरी हो रही है। आधुनिक युग में विभिन्न क्षेत्रों में जो असीमित प्रगति हुई है, उससे अनुवाद एक सामाजिक आवश्यकता बन गया है। विज्ञान, विधि, प्रशासन, बैंकिंग आदि में इसकी मांग बढ़ती जा रही है। इसलिए अनुवाद एक शैक्षिक प्रशासन के रूप में विभिन्न शिक्षण संस्थाओं का लोकप्रिय विषय हो चुका है। विद्यार्थी स्वयं अपने वृत्तिक विकास के लिए अनुवाद के महत्व को स्वीकार करने लगे हैं। आर्थिक, वाणिज्य और औद्योगिक क्षेत्र में उदारीकरण और भूमंडलीकरण की प्रवृत्तियों के आरंभ होने के कारण अनेक विदेशी उद्योगपतियों, व्यापारियों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अपनी गतिविधि में और भी वृद्धि
कर दी है। इसी प्रकार भौगोलिक सीमाओं की परिधि लांघकर आज विश्व एक गांव का स्वरूप अर्जित कर चुका है, जिससे संपर्क एवं संप्रेषण त्वरित एवं सहज हो रहा है। इसलिए अब मानवीय आकांक्षाओं की प्रतिपूर्ति में भाषा किसी भी प्रकार की बाधा नहीं है। इस प्रकार अनुवाद का कार्यक्षेत्र इतना विस्तृत हो गया है कि 21वीं शताब्दी अनुवाद का युग कहलाने लगी है। अनुवाद की पृष्ठभूमि समझने के बाद अब यह आवश्यक है कि अनुवाद के अर्थ और स्वरूप को भी समझा जाए। अनुवाद शब्द मूलतः संस्कृत भाषा से संबंधित है। अनुवाद शब्द में यहाँ चित्र भी दर्शाया गया है। अनु उपसर्ग है और यह वाद शब्द से जुड़कर बना है। अनु का अर्थ है पीछे या बाद में और वाद का अर्थ है बोलना या कहना। आप चित्र में देखिए, अनु क्या है? उपसर्ग, जिसका अर्थ है पीछे, और वाद का अर्थ क्या है? बोलना। इन दोनों के मिलने से क्या बन गया? अनुवाद। तो इस प्रकार अनुवाद का मूल अर्थ है पुनः कथन अथवा किसी के कहने के बाद कहना। इस प्रकार अनुवाद का मूल अर्थ है पुनः कथन अथवा किसी के कहने के बाद कहना। यह स्पष्ट हो चुका है। अनुवाद प्रारंभ में तो इसी रूप में था, बाद में समय के साथ अनुवाद का अर्थ संकीर्ण हो गया। यह सीमित अर्थ में प्रयोग किया जाने लगा और अनुवाद का आशय यह समझा जाने लगा कि एक भाषा में कही गई बात को दूसरी भाषा में ले जाना। बस इतना ही सीमित अर्थ आज के संदर्भ में समझा जाने लगा। जिस भाषा में बात कही गई है उसे श्रोत भाषा कहते हैं। यहाँ पर चित्र में आप देख सकते हैं। और जिस भाषा में ले जाई गई है उसे लक्ष्य भाषा कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अनुवाद में दो भाषाएं होती, एक श्रोत भाषा और दूसरी लक्ष्य भाषा। अंग्रेजी में इसे ट्रांसलेशन कहते हैं। इसको भी हम समझते हैं। ट्रांस का अर्थ होता है के पार, और एक भाषा की सीमा के पार, और लेशन का अर्थ है पहुंचना। तो हिंदी और अंग्रेजी के इन दोनों शब्दों में मूलभूत कोई अंतर नहीं है। ट्रांसलेशन का क्या अर्थ हुआ? एक भाषा की सीमा के पार पहुंचना। दो भाषाओं का ज्ञान अनुवाद की प्रथम न्यूनतम आवश्यकता है। तभी तो श्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा महत्वपूर्ण है अनुवाद में, क्योंकि एक श्रोत भाषा एक भाषा हो गई और लक्ष्य भाषा दूसरी भाषा हो गई। जैसे हमें अंग्रेजी से अनुवाद करना है हिंदी में, तो हमें दो भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, हिंदी का भी और अंग्रेजी का भी। एक श्रोत भाषा होगी, एक लक्ष्य भाषा होगी। इसी प्रकार हिंदी जर्मन, यहाँ पर भी दो भाषाएं आवश्यक हैं। अंग्रेजी बंगला, तमिल मराठी, हिंदी फ्रेंच, ये न्यूनतम आवश्यकता है। लेकिन हमें और अधिक भाषाओं का ज्ञान भी हो सकता है अनुवाद में। अंग्रेजी भाषी व्यक्ति जब हिंदी में बोलते या लिखते हैं तब उनका चिंतन पहले अंग्रेजी भाषा में होता है, फिर उसके बाद वो हिंदी भाषा में अभिव्यक्ति हेतु समर्थ हो पाता है। यही समान प्रक्रिया किसी भी भाषा के अनुवाद हेतु प्रयोग में लाई जाती है। जैसे हम हिंदी भाषी हैं और हमें अंग्रेजी में अनुवाद करना है, तो हमारा चिंतन किस में होगा? हिंदी भाषा में। और जब हम चिंतन कर लेंगे तब हम उसके बाद अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने में समर्थ होंगे। इसी दृष्टि से अगर हम देखें तो अनुवाद क्या है? एक भाषिक प्रक्रिया है। अनुवाद की मूल इकाई अर्थ को माना जाता है। अर्थ का ही तो हम चिंतन कर रहे हैं, और अनुवाद के लिए भाषा के अर्थ को जानना और उसके भाव को समझना आवश्यक होता है। इसलिए श्रोत भाषा एवं लक्ष्य भाषा के अर्थ को जानना एवं उसे समझना भी आवश्यक होता है। क्यों आवश्यक होता है? क्योंकि अनुवाद की प्रक्रिया में हम एक भाषा से व्यक्त अर्थ को दूसरी भाषा में पुनः व्यक्त करते हैं।
यही तो अनुवाद होता है। अनुवाद करते समय यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि मूल रचना का अनुवाद होता है, शब्दों या वाक्यों का अलग अलग अनुवाद नहीं होता है। इसलिए अनुवाद में मूल पाठ या स्रोत भाषा की रचना के समग्र अर्थ को पहले ग्रहण किया जाता है और फिर उसे लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्त किया जाता है। यही अनुवाद का व्यावहारिक स्वरूप है। अनुवाद में स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा के अर्थ ज्ञान के साथ साथ विषय वस्तु का भी ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि विषय के ज्ञान के अभाव में अनुवादक मूल भाव से विलग हो सकता है और विषय का सटीक अर्थ भी संप्रेषित करने में किंचित असफल हो सकता है। प्रत्येक विषय के अपने शब्दकोश, अपनी शब्दावली होती है। इसके साथ ही उसकी अपनी वाक्य संरचना की योजना भी होती है। जैसे हिंदी भाषा की वाक्य संरचना अलग होगी और अंग्रेजी भाषा की वाक्य संरचना अलग होगी। यहाँ एक उदाहरण से हम समझते हैं। प्रशासनिक क्षेत्र में अनुवाद करते समय अंग्रेजी के सैंक्शन, अप्रूवल और परमिशन, इन शब्दों के लिए अलग अलग हिंदी पर्याय स्वीकृति, अनुमोदन और अनुमति लिखे जाएंगे। स्पष्ट है? अनुवाद की प्रक्रिया सरल नहीं होती है, ये पर्याप्त जटिल होती है और समय साध्य भी होती है। ये कोई स्वाभाविक कार्य नहीं है, इसमें प्रयास करना पड़ता है। वास्तव में जो अनुवाद है वो मौलिक लेखन नहीं है और जो मौलिक लेखन है वह अनुवाद नहीं है। भाई अनुवाद तो हम वही करते हैं ना जो हमारे पास विषय वस्तु होती है। अनुवाद की प्रक्रिया में मौलिक लेखन का ही अनुवाद किया जाता है। इसलिए अनुवाद का प्रयोज्य वही होता है जो प्रायः मूल भाषा नहीं जानता, किंतु उसके लिए मूल भाषा में कही गई बात को जानना आवश्यक भी होता है। जैसे हम शोध कार्य कर रहे हैं और शेक्सपियर की हमें किसी रचना पे शोध कार्य करना है, हमें अंग्रेजी नहीं आती, तो हमें किसका आश्रय लेना पड़ेगा? अनुवाद का। इस प्रकार अनुवाद मूल लेखन का भाषागत परिवर्तित रूप है, जिसमें यह प्रयास किया जाता है कि मूल विषय का केंद्रीय भाव पाठक की अपनी भाषा में पूर्ण रूप से संप्रेषित हो जाए, जिसे वो समझ भी सके। प्रयोजन मूलक हिंदी के अध्ययन में अनुवाद महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण करता जा रहा है। प्रशासन, शिक्षा और जनसंचार के क्षेत्र में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग बहुतायत होता है। इसके प्रयोजनों से हिंदी का व्यवहार प्रयोजन मूलक हिंदी का एक उभरता हुआ क्षेत्र है, जिसमें अनुवाद की आवश्यकता रहती है। इस प्रकार अनुवाद की प्रक्रिया मौलिक लेखन से अधिक कठिन और जटिल होती है, क्योंकि प्रत्येक भाषा की अपनी प्रकृति और संरचना होती है। इसमें केवल अर्थ का संप्रेषण नहीं होता है कि हमने ये सोचा कि अर्थ संप्रेषित कर दें, वरन मूल कृति के सूक्ष्म अर्थ की पुनर्सर्जना भी करनी होती है। इसमें मूल विषय वस्तु का पहले विश्लेषण होता है, जिससे कि अर्थ को ग्रहण किया जा सके। उसके बाद इस अर्थ को लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्त किया जाता है। अनुवाद करते समय भाषाई तत्वों के साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक सूचनाओं को भी लक्ष्य भाषा में लाना होता है, जिससे अनुवाद एक नई कृति के रूप में सृजित होता है। इस प्रक्रिया में अनुवाद की कलात्मक, वैज्ञानिक और शिल्प परक प्रकृति के नए नए आयाम उभरते हैं। अब हम बात करेंगे अनुवाद के प्रकार की। तो अनुवाद भी कई प्रकार का होता है, जैसे शब्दानुवाद, भावानुवाद, छायानुवाद और सारानुवाद, व्याख्यानुवाद तथा आशु अनुवाद।
प्रारंभ करते हैं शब्दानुवाद से। शब्दानुवाद में मूल विषय वस्तु या स्रोत भाषा के प्रत्येक शब्द पर ध्यान दिया जाता है। इस विधि से किया जाने वाला अनुवाद शब्द प्रति शब्द अनुवाद होता है और दूसरा अनुवाद वास्तविक अनुवाद होता है। शब्द प्रति शब्द अनुवाद की विधि में स्रोत भाषा के प्रत्येक शब्द का अनुवाद लक्ष्य भाषा में भी प्रायः उसी क्रम में किया जाता है जिस क्रम में वह स्रोत भाषा में होता है, अर्थात हम शब्दों का क्रम नहीं परिवर्तित करते हैं। अब यहाँ पर एक उदाहरण लेते हैं। He is going home, इसका अनुवाद क्या है? वह घर जा रहा है। यह अनुवाद कभी कभी बोधगम्य पद नहीं होता क्योंकि हर भाषा का अपना पदक्रम होता है। इसी शब्दानुवाद के कुछ अन्य उदाहरण भी यहाँ प्रस्तुत हैं जो अशुद्ध और हास्यास्पद हैं। देखिए, अब अगर हम शब्द से अनुवाद करते हैं और वाक्य है मेरा सिर चक्कर खा रहा है, तो इसका शब्द से अनुवाद क्या होगा? माई हेड इज ईटिंग सर्कल्स। अब इसका क्या अर्थ है? अब हम दूसरा वाक्य लेते हैं, वह पानी पानी हो गया। अब इसका अगर हम शब्द से अनुवाद करते हैं तो ये भाषा को कितना विकृत कर देगा। He became water and water, अर्थात हमने शब्द से अनुवाद करके अंग्रेजी भाषा में उसको अर्थ से अनर्थ में परिवर्तित कर दिया। ऐसे अनुवाद को अनुवाद नहीं कहा जाता जहां अर्थ का अनर्थ हो जाए। आगे बात करेंगे। शब्दानुवाद में मूल अवतरण के प्रत्येक शब्द, वाक्य, उपवाक्य आदि का लक्ष्य भाषा के पर्यायवाची शब्द के आधार पर अनुवाद किया जाता है। वास्तव में इसमें भाषा पक्ष पर अधिक ध्यान दिया जाता है और किसी भी शब्द या वाक्य की उपेक्षा नहीं की जाती। यह अनुवाद विज्ञान, विधि, गणित, इंजीनियरिंग आदि विषयों में उपयोगी होता है। उदाहरण के लिए, द ड्राफ्ट में बी पुट अप along with relevant papers, इसका अनुवाद क्या होगा? संगत कागज पत्रों के साथ मसौदा प्रस्तुत किया जाए। इस प्रकार का शब्दानुवाद उचित अनुवाद कहलाएगा। अब हम बात करेंगे भावानुवाद की। इस अनुवाद में मूल कृति की भाषा अर्थात शब्द, वाक्य रचना आदि पर ध्यान न देकर उसके भाव या अर्थ पर ध्यान दिया जाता है। शब्दानुवाद में अनुवादक का ध्यान मूल सामग्री की भाषा पर होता है, तो भावानुवाद में मूल भाव पर ध्यान केंद्रित होता है। भावानुवाद कभी पूरे वाक्य का, कभी उपवाक्य का, कभी पैराग्राफ का और कभी शब्द का होता है। यदि मूल सामग्री में सूक्ष्म भाव निहित हो तो उसका भावानुवाद करना पड़ता है। भावानुवाद में स्रोत भाषा की अभिव्यक्तियों की गंध लक्ष्य भाषा में नहीं आ पाती, बल्कि अनुवादक ही सृजनात्मक शक्ति कार्य करती है। छाया अनुवाद की बात करेंगे तो छाया अनुवाद क्या होता है? मूल कृति पढ़ने के बाद अनुवादक जो समझता है या अर्थ की जो अनुभूति होती है, उस प्रतीत अनुभव के बिंब उसके मस्तिष्क में अंकित होते हैं। इन अंकित बिंब को मानक या आदर्श मानकर वह लक्ष्य भाषा में जो भाषिक रूपांतरण करता है वह छायानुवाद कहलाता है। इसमें किसी मूल कृति का अनुवाद स्वतंत्र रूप से होता है और उसमें मूल कृति की छाया प्रतिबिंबित होती है। इसमें नाम, स्थान, वातावरण आदि का प्रायः स्थानीयकरण या देशीकरण कर दिया जाता है। जैसे शेक्सपियर के नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस में अंटोनियो को अनंत, बसानियो को बसंत, वेनिस को वंशपुर देशी नाम दे दिए गए हैं। इस नाटक का छायानुवाद शब्दानुवाद की तरह मूल कृति के शब्दों का अनुसरण नहीं करता और भावानुवाद से आगे बढ़कर मूल कृति से बंधे बिना उसकी छाया लेकर चलता है, अर्थात जो भी मूल विषय वस्तु थी उसका देशीकरण कर दिया गया भारतीय संदर्भ में। अब आता है
सारानुवाद। इस प्रकार के अनुवाद में मूल कृति की मुख्य बातों को लेकर मुक्त रूप से अनुवाद किया जाता है। यह संक्षिप्त, अति संक्षिप्त या अत्यंत संक्षिप्त कई प्रकार का हो सकता है। इसमें संक्षिप्तता, सरलता और स्पष्टता की अपेक्षा की जाती है। उदाहरण, इसके उदाहरण हमें कहाँ मिलते हैं? भारत की लोकसभा और राज्यसभा में संसद सदस्यों द्वारा किए जाने वाले वाद विवाद का जो अनुवाद होता है लगभग इसी प्रकार का होता है। अब बात करेंगे व्याख्यानुवाद की। व्याख्यानुवाद में मूल कृति का अनुवाद करते हुए मुख्य विषयों की व्याख्या भी की जाती है। कुछ विशिष्ट अंशों के स्पष्टीकरण के लिए अनुवादक अतिरिक्त उद्धरण या प्रमाण आदि के द्वारा अनुवाद को सफल बनाने का प्रयत्न करता है। इस विधि में अनुवादक की भूमिका अनुवादक के साथ व्याख्याकार की भी हो जाती है, क्योंकि वो साथ में व्याख्या भी करता जाता है। विशिष्ट साक्ष्यों के प्रस्तुतिकरण एवं समायोजन से अनुवाद में मूल कृति के भाव स्पष्ट होने लगते हैं। अब इसका उदाहरण दें। लोकमान्य तिलक द्वारा गीता का जो अनुवाद किया गया है वह एक प्रकार से क्या है? व्याख्यानुवाद, क्योंकि इसमें विषय को विभिन्न साक्ष्यों द्वारा स्पष्ट किया गया है। अब बात करेंगे आशु अनुवाद की। जब दो भिन्न भाषाभाषी व्यक्ति बात करते हैं तो उनके बीच संपर्क स्थापित करने के लिए जो तत्काल भाषानुवाद का कार्य करता है उसे आशु अनुवादक या दुभाषिया कहते हैं। आशु अनुवाद वहां भी किया जाता है जहां भिन्न भाषाभाषी वक्ता होता है और दूसरी भाषा बोलने वाले लोगों के समक्ष भाषण या व्याख्यान प्रस्तुत कर रहा होता है। ऐसी स्थिति में भी तत्काल अनुवाद की आवश्यकता पड़ती है। इस आशु अनुवाद में दुभाषीय या आशु अनुवादक को अन्य अनुवादकों की तरह इतना अवकाश या अंतराल नहीं प्राप्त होता है कि वह कुछ समय चिंतन कर सके, या फिर वो अनुवाद करने के लिए शब्दकोश की सहायता भी नहीं ले पाता है। तो ऐसी स्थिति में जो भी अनुवाद करता है वो त्वरित होता है। यह अनुवाद की प्रक्रिया तात्कालिक एवं त्वरित होती है, इसलिए यह जरूरी नहीं कि ऐसा अनुवाद सुंदर हो, सटीक हो, क्योंकि वो शब्दकोश की सहायता तो ले नहीं रहा है, बल्कि उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह उसी समय भावों को सही रूप से प्रस्तुत कर सके। इस अनुवाद में अनुवादक से अपेक्षा की जाती है कि उसे समसामयिक अनुभव के साथ तात्कालिक परिस्थितियों का भी ज्ञान हो, जिससे वह विषय को प्रसंग एवं परिस्थिति के अनुकूल अनुवादित कर सके। इस प्रकार के अनुवाद की व्यवस्था कहाँ होती है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्याख्यान या संगोष्ठियों आदि मंचों पर होती है। विषय को और स्पष्ट करने की दृष्टि से अब हम अनुवाद के व्यावहारिक अनुप्रयोग को समझेंगे। यह सर्वविदित तथ्य है कि कोई भी दो भाषाएं एक समान नहीं होती। भाषा की दृष्टि से उनमें कुछ असमानताएं अवश्य होती हैं और कई असमानताएं सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि से अनुवाद करते समय होती हैं। जब स्रोत भाषा के मूल पथ का अर्थ ग्रहण करते हुए अनुवादक का मस्तिष्क स्रोत भाषा की संरचना से इतना बंध जाता है कि लक्ष्य भाषा की संरचना पर उसका प्रभाव जाने अनजाने दिखाई दे जाता है। इसी कारण कई बार लक्ष्य भाषा में असहज, अस्वाभाविक और अशुद्ध प्रयोग आ जाते हैं। ये प्रयोग लक्ष्य भाषा की प्रकृति के अनुकूल नहीं होते। जैसे उदाहरण देखते हैं, पहले अंग्रेजी भाषा में देखते हैं। द बिल वॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट। विधेयक संसद द्वारा पारित किया गया। यह वाक्य हिंदी संरचना के अनुसार अशुद्ध नहीं है, लेकिन हिंदी की प्रकृति के अनुसार सहज वाक्य नहीं है। तो इसका सहज वाक्य क्या होगा? संसद ने विधेयक पारित किया। यहाँ पर अनुवाद की सूक्ष्मता देखिए। अंग्रेजी की संरचना में कर्म वाक्य का प्रयोग प्रायः सहज
और स्वाभाविक माना जाता है, किंतु हिंदी की संरचना में कर्तवाच्य का प्रयोग प्रायः सहज और स्वाभाविक होता है। कई बार अंग्रेजी और हिंदी की संरचना की पूरी जानकारी नहीं होती, इसके कारण भी अनुवाद अशुद्ध हो जाता है। इसलिए इन दोनों भाषाओं का भाषिक ज्ञान होना आवश्यक है। यह किसी भी भाषा के संदर्भ में लागू होता है। हिंदी वाक्य रचना में पदक्रम क्या होता है? आप देखिए, हिंदी वाक्य रचना में पदक्रम कर्ता, कर्म, क्रिया। अब अंग्रेजी वाक्य की रचना में पदक्रम क्या होता है? कर्ता, क्रिया, कर्म। तो यहाँ पर देखिए भाषिक संरचना की दृष्टि से वाक्य संरचना में परिवर्तन हो गया और इसका प्रभाव किसमें पड़ता है? अनुवाद में। अब ये उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत है। मैंने सेब खाया। हिंदी वाक्य रचना कैसी बनी? कर्ता, कर्म, क्रिया। अब अंग्रेजी वाक्य रचना देखते हैं। I ate an apple। क्या हुआ? कर्ता, क्रिया, कर्म। यहां पर वाक्य रचना परिवर्तित हो गई। हिंदी वाक्य रचना में क्या है? कर्ता, कर्म, क्रिया। मैंने सेब खाया। अंग्रेजी वाक्य रचना क्या हो गई? I ate an apple। कर्ता, क्रिया, कर्म। अंग्रेजी में हिंदी की भांति आदर के लिए बहुवचन नहीं होता। जैसे यहां पर वाक्य रचना देखिए, माई सर्वेंट हैज गॉन टू दिल्ली। अब इसमें फादर के लिए दूसरा वाक्य देखिए, माई फादर हैज गॉन टू दिल्ली। तो यहां पर आदर सूचक बहुवचन नहीं है। अब हिंदी रूपांतरण देखिए, मेरा नौकर दिल्ली गया, प्रथम वाक्य। और दूसरा वाक्य देखिए, मेरे पिताजी दिल्ली गए हैं। तो वाक्य रचना परिवर्तित हो गई। यहां पर पिताजी जैसे आदर सूचक शब्दों के साथ अन्वित होने वाला सर्वनाम और क्रिया बहुवचन में होंगे, जबकि नौकर के साथ नहीं होंगे। यहाँ हिंदी अंग्रेजी और अंग्रेजी हिंदी अनुवाद के दो उदाहरण प्रस्तुत किए जा रहे हैं। एक कविता के रूप में है और दूसरा गद्यांश के रूप में। इन दोनों को पढ़ते हुए उनमें परस्पर तुलना करने से स्पष्ट होता है कि दोनों भाषाओं की संरचना में कितनी समानता और असमानता है। हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद। मूल पद पढ़िएगा हमारे साथ और हम इसको पढ़ रहे हैं। आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपने पानी में। उसके दर्पण पर बादल का वस्त्र पड़ा था। मैंने उसको नहीं जगाया, दबे पांव वापस आया। ये कविता है केदारनाथ अग्रवाल की और इसका शीर्षक है फूल नहीं रंग बोलते हैं। अब इसका अनुवाद देखिए और भाषागत संरचना में अंतर देखिएगा। ये रमन सिन्हा द्वारा किया गया है और इसी कविता का अनुवाद है। Today river was quite melancholic. She was sleeping in her water. Cloud's robe was lying right on her mirror. I didn't wake her up. With silent steps, I returned to my place. अब एक दूसरा उदाहरण लेंगे जिसमें अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया जाएगा। तो मूल अंश क्या है अंग्रेजी भाषा में, जिसे हम यहाँ पर आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। When I am dead, my dearest, sing no sad song for me. Plant though no roses at my head, nor shady cypress tree. ये छोटा अंश लिया है हमने। अब इसका हिंदी अनुवाद देखिए। जब मैं न रहूं प्रीतम मेरे, मत गाना मेरे लिए उदास गीत कोई। सिरहाने मत लगाना कोई पौधा गुलाब का मेरे, न छायादार पेड़ सरू का कोई। दोनों की भाषिक संरचना में आप स्पष्ट अंतर यहाँ पर देख सकते हैं। अब एक और उदाहरण लेते हैं अंग्रेजी के गद्य का और इसका अनुवाद किस प्रकार होगा। तो पहले हम मूल अंग्रेजी भाषा के गद्य का पठन करते हैं आपके समक्ष। द टाइटैनिक शिप was masterpiece in respect of her speed.
beauty and equipment. She has 10 decks floor on a ship. She was so big that even after walking on 4.5 miles, all the parts of the ship could not be seen. Among the amenities were a Persian cafe and a dining hall seating 500 persons at a time. There was a swimming pool, a gymnasium, a library, sun parlor and a huge ballroom, etc. अब इसका हिंदी भाषा में अनुवाद सुनिए, किस प्रकार से भाषा अपनी संरचना को परिवर्तित करती है। टाइटैनिक जहाज अपनी गति, सुंदरता और साज सज्जा की दृष्टि से सर्वोत्तम था। इसमें 10 डेक फर्श एक के ऊपर एक थे। यह इतना विशाल था कि 4.5 मील घूमने के बाद भी इसके सभी भागों को नहीं देखा जा सकता था। उस पर अनेक सुविधाएं उपलब्ध थी, जिसमें एक पर्सियन जलपान गृह और एक ऐसी भोजनशाला थी जिसमें एक ही समय में 500 व्यक्ति बैठ सकते थे। इस जहाज में तरणताल, व्यायामशाला, सूर्य स्नान का स्थान, बड़ा नृत्य कक्ष आदि थे। तो इस प्रकार से हमने दोनों उदाहरणों से आपको स्पष्ट किया कि अनुवाद किस प्रकार से होता है और भाषिक संरचना में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। इस प्रकार से आज का पाठ यहीं समाप्त होता है और निष्कर्ष के रूप में सार बिंदु आपके समक्ष प्रस्तुत है। प्रस्तुत पाठ में अनुवाद के प्रत्यय को स्पष्ट किया गया। सारांश रूप में कह सकते हैं कि एक भाषा में कही गई बात को दूसरी भाषा में कहना ही अनुवाद होता है। वर्तमान संदर्भ में अनुवाद का क्षेत्र बहुत व्यापक हो गया है। शायद ही कोई क्षेत्र ऐसा बचा हो जिसमें अनुवाद की उपादेयता सिद्ध न की जा सके। अनुवाद के व्यावहारिक पहलुओं को जानने के लिए अनुवाद प्रक्रिया को भी समझना आवश्यक है। इसलिए प्रस्तुत पाठ में अनुवाद के विभिन्न प्रकारों को समझने का प्रयास किया गया, साथ ही अनुवाद की प्रक्रिया को भी विस्तार पूर्वक विश्लेषित किया गया। इस हेतु अनुवाद के उदाहरण भी प्रस्तुत किए गए, जिससे विद्यार्थी अनुवाद के विभिन्न प्रकारों के आधार पर उचित प्रकार से अनुवाद करने में कुशल हो सकें। अध्ययन की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारा जो अगला प्रकरण होगा वो होगा पल्लव या विस्तारण। इसी के साथ आज का पाठ यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद। नमस्कार।